टैक्स में स्टार्ट कैसे करें, उसके लिए यू शुड नो दैट व्हाट इज ऑल देयर इन इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स नाम का कोई टर्म नहीं होता, बेसिकली क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस को इंटरनेशनल टैक्स बोला जाता है। इंटरनेशनल टैक्स में जाने के लिए आपको 5-6 चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला, यू शुड नो अबाउट DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। DTAA क्या होते हैं, DTAA क्यों आए हैं, कंट्री ऑफ सोर्स क्या होता है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या होता है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में आपको कुछ सेक्शंस हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, देयर इज नो एक्सक्यूज। पहला सेक्शन आपका सेक्शन 4 है, फिर सेक्शन 5 है, फिर सेक्शन 9 है। एंड if anybody else also wants to make a note of it, please feel free to do that. Section 4, section 5, section 9. Then you come to other, when you Himanshu is coming. Yeah. So section 9 में भी section 9 is deemed to accrue or arise in India for a non-resident. It talks about business connection. Section 911 में है, वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बिजनेस कनेक्शन को क्या समझें, कैसे इंटरप्रिटेशन निकालें, तो उसकी एक बहुत बड़ी लैंडमार्क रूलिंग है आरटी अग्रवाल एंड कंपनी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वहां से हम बिजनेस कनेक्शन का मतलब निकालते हैं। तो आपको आरटी अग्रवाल एंड कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको 912 के बारे में पता होना चाहिए, जो सैलरी अर्नड इन इंडिया के बारे में बात करता है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट ने अगर यहाँ पे सैलरी अर्न कर रहा है और वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी यहाँ पे सैलरी डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मान ली जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। 915, 916, 917, ये सारे सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। देन कमिंग टू द कैपिटल गेन्स प्रोविजन, आपको सेक्शन 47, सेक्शन 45 ये अच्छे से पता होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी शेयर्स को सेल करने पे क्या होनी चाहिए, बहुत बेसिक लगता है कि लिस्टेड है तो ये होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ये होगा, टैक्स रेट ये होगा, हम लोग को सीए इंटर में ये सब बता दिया जाता है। पर लेट मी टेल यू, ऑन डे टू डे बेसिस कैपिटल गेन्स के प्रोविजंस, अगर आप इंटरनेशनल टैक्स में काम कर रहे हो तो आपको आने चाहिए शेयर्स और सिक्योरिटीज पे क्या लगते हैं प्राइमरीली। सेक्शन 45, सेक्शन 2 क्लॉज 14, सेक्शन 2 क्लॉज 47 और सेक्शन 47 ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डील्स में काफी काम में आते हैं। एक भारत बिजली का केस लॉ है जो आपको पता ही होना चाहिए। भारत बिजली का केस लॉ अब ओवरराइड हो चुका है, फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट आई थी उसके बाद, यू शुड नो दिस। वो अमेंडमेंट, वो ओवरराइड क्यों हुआ है? पहले हम बोलते थे कि सेल को ही हम टैक्स करेंगे, एक्सचेंज को हम टैक्स नहीं करेंगे। अब उसमें सेल के उसमें एक्सचेंज को भी लेके आ गए हैं। पहले क्या होता था कि स्लम सेल आपको टैक्सेबिलिटी होती थी सेक्शन 50B में, अभी भी होती है। तो भारत बिजली केस लॉ में सेल नहीं हुई थी, एक्सचेंज हुए थे शेयर्स, तो बोलते थे ये तो स्लम्प एक्सचेंज हो गया, तो इट्स एन एक्सचेंज, इट्स नॉट अ सेल, तो हेंस नॉट टैक्सेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ सही बात है, टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक्सचेंज को भी आप उसकी डेफिनेशन में ला चुके हो। अब नाउ slump exchange is also equal to slump sale after Finance Act 21 amendment। तो अब भारत बिजली केस ओवरराइड हो चुका है। कैपिटल गेन्स मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको सेक्शन 50B स्लम सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी नए रूल्स आए हैं स्लम सेल के, रूल 11 UAE, ये सबके लिए इट्स अ कॉमन रिप्लाई टू एवरीबॉडी। डू नॉट थिंक दैट आई एम ओनली रिप्लाइंग टू सोफिया इन दिस, आई एम रिप्लाइंग टू एवरीवन। रूल 11 UAE में 2 FMVs निकलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। FMV शैल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पहले नहीं होता था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का कोई रूल नहीं था। मई 2021 में ये रूल आया। मई 2021 से पहले ऐसा कोई रूल नहीं था स्लम सेल का। 11 UAE बोलते हैं उसको। 2 FMV निकलती हैं, दोनों में से जो भी हायर होती है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाती है। आफ्टर स्लम सेल कम टू, अच्छा कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग जैसी चीजें, टैक्स रेट्स, ये सारे भी आपको कवर कर रहे हैं। फिर आप आओ सेक्शन 90 के ऊपर। सेक्शन 90 बहुत अच्छा सेक्शन है, DTAA की बात करता है।
कि provisions of the Indian Income Tax Act or DTAA, whichever is more beneficial will apply. तो उसमें आप DTAA हमारा 95 प्लस कंट्रीज के साथ है, 90 मोर देन 95 कंट्रीज के साथ है। DTAA के आर्टिकल्स में आप 90 तक जब पहुंचोगे तो 90 के बाद आपको मैं आपको आर्टिकल नंबर बता रहा हूँ, किसी भी DTAA में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये आपको पता ही होने चाहिए if you want to enter into international tax. See, क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंटरव्यूअर आपको लेवल पे, फ्रेशर सीए के लेवल पे, nobody expects कि आप एडवांस लेवल नॉलेज बताएंगे। They expect you to have some flavor of what we do in international tax at a base level. फिर धीरे धीरे as your experience increases, you tend to go into more advanced things. But having said that, base level always remains the same. Base always remains the same. So make sure कि आपका base बना हुआ हो। International tax में कोई भी जा सकता है, does not matter आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं, does not matter आप कौन से शहर से आर्टिकलशिप करके आए हो, does not matter आप कौन से फॉर्म से आर्टिकलशिप करके आए हो, does not matter कि आपने टैक्स का काम आर्टिकलशिप में किया या नहीं किया, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इवन क्वालिफाई करने के बाद भी 1 to 1.5 years तक you are free to go into international tax transfer pricing. Nobody cares कि आप पहले टैक्स में आप काम करके आए हो या नहीं करके आए हो। हाँ, थोड़ा सा इसमें पेशेंस टेस्ट होता है, थोड़ा सा चैलेंज है, पर आई एम श्योर अगर आप डिटर्मिन्ड हो और आपको अगर क्लैरिटी है कि आपको इंटरनेशनल टैक्स में क्यों जाना है और क्यों जाना चाहते हो, डेफिनेटली आप भी आराम से पहुंच जाओगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 90 के बाद आपको आर्टिकल 5 परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये आपकी बैकबोन है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिक्स प्लेस पीई का मतलब पता होना चाहिए, एजेंसी पीई का मतलब पता होना चाहिए, सर्विस पीई का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद आप आर्टिकल 7 पे आओ, बिजनेस प्रॉफिट्स। अगर आपकी पीई बनती है आर्टिकल 5 में, तो जो एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया ऑपरेशंस है वो बिजनेस प्रॉफिट्स आर्टिकल में टैक्स होते हैं। आपसे कोई भी पूछ लेगा कि अगर आपकी पीई बन गई तो व्हाट टैक्स रेट वुड इट विल अप्लाई? 40% प्लस सरचार्ज प्लस सेस जो फॉरेन कंपनी पे लगता है, वही पीई बनने के बाद आपको उस पे लगेगा जो एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया ऑपरेशंस है। उसके बाद पीई किसकी बनती है? हम इंटरनेशनल टैक्स हम ये बोलते रहते हैं पी बन जाएगी, यू नो इट विल फॉर्म पी वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, पी एक्सपोजर इज देयर। किसकी बनती है? पी हमेशा इंडिया में नॉन रेजिडेंट की बनती है। पी कभी भी इंडियन कंपनी की नहीं बनती इंडिया के अंदर, पी हमेशा नॉन रेजिडेंट की बनती है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है। पहले हम सेक्शन 9 देखते हैं, सेक्शन 9 में बिजनेस कनेक्शन देखते हैं। बिजनेस कनेक्शन आरडी अग्रवाल से देखते हैं। आरडी अग्रवाल में बताया गया कि बिजनेस कनेक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे एलिमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो, जहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट एक्टिविटी करता है उसकी इंडिया में जो एक्टिविटी हो रही है एक क्लोज कनेक्शन हो, उसमें क्लोज नेक्सस हो, उसके लिए वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हो। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी चेक कि बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है। फिर हम आते हैं पीटी पे, आर्टिकल 5 में देखते हैं। आर्टिकल 5 में क्यों आते हैं? बिजनेस कनेक्शन, पीटी हमेशा आपको बेनिफिट देने के लिए बनाई गई है नॉन रेजिडेंट को। पीटी कभी भी आपको नुकसान देने के लिए, आपकी टैक्स लायबिलिटी फास्टन करने के लिए या बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई। पीटी हमेशा आपको लायबिलिटी को आपको प्लान करने के लिए बनाई गई है। मतलब प्लान इन द सेंस दैट इट इज मेंट टू बेनिफिट यू, इट इज नॉट मेंट टू इंक्रीज योर लायबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 7 में आ गए। फिर उसके बाद फिर आप वापस इनकम टैक्स एक्ट में जाओ। अब आपको जाना है सेक्शन 115A पढ़ना है। 115A रॉयल्टी एफटीएस की बात करता है। उस पे कितना टैक्स रेट लगता है? रॉयल्टी एफटीएस आपका 917 और 916 में भी बात होती है, पर 917 916 बताता है रॉयल्टी एफटीएस का मतलब क्या है, पर उस पर टैक्स कितना लगेगा वो 115A बताता है 10%।
प्लस सरचार्ज और प्लस सेस। आप आर्टिकल 12 या आर्टिकल 13 में आते हो, आर्टिकल 7 के बाद आर्टिकल 12 में जाओ, आर्टिकल 13 में जाओ, वहां पे रॉयल्टी एफटीएस की बात करते हैं, वो फ्लैट 10% बोलते हैं। अच्छा ध्यान रखना, जो भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स में टैक्स रेट्स होते हैं वो हमेशा फ्लैट होते हैं, उनमें कोई सरचार्ज और सेस नहीं लगता। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो रेट्स है उस पर सरचार्ज और सेस लगता है, बट डीडीटी के अंदर जो रेट्स होते हैं वो दे आर फ्लैट। 10% मतलब 10%, नो सरचार्ज नो सेस। बट अगर आप 115A में जाते हो तो 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस ऐसे होता है। उसके बाद है आपको डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं तो उनके अंदर नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स होते हैं। नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स यहाँ से कैसे प्रॉफिट रिपैट्रिएट बाहर करते हैं, डिविडेंड इज वन ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स। डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, नॉन रेजिडेंट के ऊपर कितना टीडीएस कटता है डिविडेंड का, आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना कि अगर डिविडेंड किसी एलएलपी को जा रहा है या कंपनी को जा रहा है या इंडिविजुअल को जा रहा है, दोनों के अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, अलग अलग सरचार्ज रेट्स हैं। यू शुड नो ऑल ऑफ इट। ब्रॉडर लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी डिविडेंड अगर इंडिया से बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को जा रहे हैं तो उस पर 20%, 20% प्लस सरचार्ज और सेस टीडीएस कटता है सेक्शन 195 में। अगर आपका डिविडेंड रेजिडेंट को जा रहा है, मतलब इंडिया में ही पे हो रहा है, रेजिडेंट को ही मिल रहा है, तो उस पर 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस आपकी विद होल्डिंग होती है। विद होल्डिंग इंटरनेशनल टैक्स में बहुत वर्ड यूज होता है, विद होल्डिंग इज नथिंग बट टीडीएस। सिंपल भाषा में टीडीएस को ही हम विद होल्डिंग बोलते हैं। नॉर्मली इंटरनेशनल टैक्स में यू टेंड टू इंटरैक्ट विद फॉरेन क्लाइंट्स मोर, तो उनको टीडीएस नहीं समझ आता, उनको विद होल्डिंग समझ आती है, तो ऑलवेज यूज द वर्ड विद होल्डिंग। सेक्शन 115। अब डिविडेंड आपको इनकम टैक्स एक्ट में पता लग गया क्या टैक्सेबिलिटी होती है। अच्छा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो चुका है फाइनेंस एक्ट 2020। अब शेयर होल्डर्स के हाथ पे टैक्स होता है, तभी ये टीडीएस कटता है 20% और 10% प्लस चार्ज। अब आपको आर्टिकल 11 में आना है। आर्टिकल 11 ट्रीटी में आना, वो डिविडेंड की बात करता है। डिविडेंड मोस्ट में 10% पे टैक्स होते हैं, तो उस पर आपने 10% टैक्स लगा देना है, दैट्स इट। फिर उसके बाद आपका ये पूरी की पूरी चेन बन गई। चेन कैसे बन गई? बेस लेवल चेन। पहले आप सेक्शन 5 में गए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम चेक किया, फिर आप सेक्शन 9 में आए, बिजनेस कनेक्शन चेक किया, रॉयल्टी एफटीएस किया, फिर उसकी एक्ट में चार्ज रेट देखा उस पर कितना लगता है, फिर उसको ट्रीटी में लेके गए, ट्रीटी में आर्टिकल चेक करा, आर्टिकल चेक करने के बाद उसमें टैक्स रेट देखा उस पर कितना लगता है कितना नहीं लगता, फिर आपने वो टैक्स रेट लगा दिया। अब कैसे टैक्स कट हो गए? अब सेक्शन 195 बात करता है ऑब्लिगेशन की, एक्ट की। अब क्या होता है कि 10% टीडीएस कटेगा, बट वो सेक्शन 195 में कटेगा। उसके लिए कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे आपको। अगर आप बिजनेस कनेक्शन बन गया और आपकी फॉरेन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट कंपनी है, और यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन बन गया, आपका पीई बन गई पीटी के अंदर, तो आपको पैन टैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। अब आप रॉयल्टी और एफटीएस का केस है, अगर मान लो कि पीई का केस नहीं है बट रॉयल्टी एफटीएस का केस है, ट्रीटी में 10% का रेट लग गया, उसके बाद आपको इनकम टैक्स एक्ट से इम्यूनिटी मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट मंगवाएं, उसको हम टीआरसी बोलते हैं, और इट इज पॉपुलरली नोन एज टीआरसी। देखो मैं ये सारी चीजें ना बहुत बेस लेवल पे बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? ये मान के चलो यू आर टॉकिंग टू अ सीनियर इन योर ऑफिस। आप सारे अभी ये मानो दैट आई वर्क इन योर सेम ऑफिस, you work in my office, we are all in the same group and I'm like your senior। आप मेरे से डिस्कस कर रहे हो और आप दूसरी टीम में काम करते हो, आप ऑडिट में काम करते हो या आप लिटिगेशन में काम करते हो। आप मेरे डेस्क से गुजर रहे थे, आपने बोला हाय यीशु, हाउ आर यू? मैंने बोला बढ़िया। यार यीशु एक बात बता, चल आज आधा घंटा है मेरे पास खाली, मेरे को बता यार इंटरनेशनल टैक्स में करते क्या हो तुम लोग? मैंने कहा चल आप ब्रेकआउट एरिया चलते हैं, कॉफी पियेंगे, बात करते हैं।
I'm giving you that same idea in a virtual mode.